हाय दोस्त। इस चैप्टर का, इस वीडियो का एक ही पर्पज़ है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। रोज़ाना मिल रहे हैं और रोज़ाना एक चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं। एक चैप्टर 11th का ख़त्म कर रहे हैं, एक चैप्टर 12th का ख़त्म कर रहे हैं। जो चैप्टर 11th का करेंगे वही फ्री एमसीक्यूज़ अवेलेबल हो जाएंगे बायोशाला ऐप पे उसी दिन। जो 12th का चैप्टर रिवाइज़ करेंगे वही उसी के एमसीक्यूज़ अवेलेबल हो जाएंगे एप्लीकेशन पे उसी दिन। अगर एक साथ एमसीक्यूज़ नहीं लगाने हैं, सारे एमसीक्यूज़ एक बार में चाहिए, 99 रुपये में 10,000 एमसीक्यूज़ लो, बैठ करके लगाते रहो। और लेकिन हाँ, अगर साथ चले तो हर 22 दिन के अंदर में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि 22 दिन में क्या ख़त्म हो जाएगा, पूरी की पूरी 11th, और 16 दिन में क्या ख़त्म हो जाएगी, पूरी की पूरी 12th। अपने अनुसार परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाइए, बैठिए और लगिए। बस इतना ही है। मेरे ख्याल से 40 मिनट लगेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज़ करने में, और अगर आप में क्षमता है तो 2x पे लगाइए, 20 मिनट के अंदर में ख़त्म कीजिए। का पॉइंट है, काम है कम टाइम के अंदर। देखिए, आपने ज़िंदगी में जब भी मेहनत की है ना, वो हमेशा कम टाइम के अंदर में ज़्यादा मेहनत की है। तो पेपर से पहले आप हमेशा बेहतरीन तरीके से पढ़ पाते हैं, तो वो बाकी दिनों में क्यों नहीं पढ़ सकते। तो कोशिश करेंगे भाई, है पता तो कुछ भी नहीं है वैसे भी हमें। शुरुआत होती है यहाँ से, कहाँ से, कि भैया लाइफ स्पैन क्या है। हर एक व्यक्ति जीता है, पैदा होता है, मरता है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम लाइफ स्पैन कह देते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बहुत कम जीते हैं, कुछ दिन ही जीते हैं, मक्खी वगैरह, और कुछ हैं जो हज़ारों सालों तक जी जाते हैं, पेड़ वगैरह। और हमें पता नहीं है कि आखिर लाइफ स्पैन जो है कि कौन कितना जिएगा वो किस पे डिपेंड करता है, अभी तक तो नहीं पता है। और उसको ना साइज़ से भी आप रिलेट करके नहीं देख सकते, क्योंकि हमें सिमिलर साइज़ की चीज़ें हैं और उनका लाइफ स्पैन बहुत अलग अलग है। कौवा और पैरट दोनों का लाइफ स्पैन में ज़मीन आसमान का अंतर है, 15 साल 150 साल। मैंगो ट्री और पीपल का ट्री दोनों सेम से दिखते हैं, मतलब साइज़ वगैरह बराबर है, लेकिन उसके बावजूद दोनों के लाइफ स्पैन के अंदर में ज़मीन आसमान का अंतर है। कुछ ऑर्गेनिज्म, वैसे तो एनसीईआरटी लिखती है नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, मगर एक नज़रिए से हैं एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो डिवाइड होते हैं तो वो मरते भी नहीं हैं और मर भी जाते हैं तो बीच वाली स्थिति है उनकी। लेकिन उसी तरीके से जेलीफिश भी है। जेलीफिश क्या करती है, जेलीफिश अपनी एसेक्सुअल से सेक्सुअल फेज़ में जाती है, सेक्सुअल फेज़ से एसेक्सुअल फेज़ में जाती है, और कभी मरती हुई असल में नज़र आती है नहीं। ओके, सम प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म, भाई क्या है वो प्रोसेस कि जिसकी वजह से लाइफ कंटिन्यू करती चली जाए, वो रिप्रोडक्शन है। और दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन। जितने भी डिटेल्ड वाले वीडियोज़ हैं वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं 200 घंटे के। अगर किसी को रिवाइज़ ना करना हो, डिटेल्ड में चीज़ें पढ़नी हो, तो वहाँ पे चले जाना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि ज़्यादातर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना, जो एक सेल वाले होते हैं, वो बाइनरी फिजन करते हैं, डुप्लीकेशन कर लेते हैं, एक सेल दो में बदल गया, बस ख़त्म बात। इसके अंदर में एग्जाम्पल दिए हुए हैं अमीबा और पैरामीशियम। लेकिन अगर एक तो जो हमारा जो डिवीज़न होता है वो दो तरीके का होता है। अगर आप देखें तो एक डिवीज़न होता है जिसको हम कहते हैं इक्वल डिवीज़न, ऊपर की तरफ होगा। ओके, यहाँ पर नहीं दिया हुआ, खैर। देखो भाई, दो तरीके का डिवीजन है। एक डिवीजन कैसा है, एक डिवीजन होता है इक्वल डिवीजन, जो कि होता है बैक्टीरिया के अंदर में डिवाइड किया, दो सेल इक्वल सेल में बदल गए, हो गया। लेकिन कभी कभी जो डिवीजन है ना वो इक्वल नहीं होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। वो किस में होता है, वो किस में नज़र आता है हमें, वो यीस्ट में नज़र आता है अनइक्वल डिवीजन। छोटे छोटे बर्ड बनते चले जाते हैं। क्यों, फ़ायदा क्या होगा इससे? फ़ायदा ये होगा कि भाई जब तक सेल जीने लायक नहीं हो जाता, इंडिपेंडेंटली जीने लायक नहीं हो जाता, तब तक वो पेरेंटल बॉडी के ऊपर ही रहता है, और मैच्योर होने के बाद पेरेंटल बॉडी से जो है वो अलग होता है। अब इसके बाद बता रहे हैं कि भैया देखो, कभी कभी क्या है कि अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, पानी बहुत कम है, डेसिकेशन हो गया, पानी बहुत ज़्यादा है, तो हर तरीके की स्ट्रेस हो सकती है। तो जब ऐसी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो जो हमारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, इस पर्टिकुलर केस में जो अमीबा है, अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया बनाता है अपने, इस तरीके से ऐसे सूडोपोडिया बनाता है, और अपने आप को अंदर की तरफ घुसेड़ लेता है, और 3 लेयर बना लेता है। और एनकेस करना, डब्बे में बंद करना, इसी चीज़ को इंसिस्टेशन कहते हैं, कि भाई अपने आप को ही सिस्ट बना लिया है उसने। फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आएंगी वैसे ही वो क्या कर जाएगा, वो आपका प्रोड्यूस कर लेगा, अलग अलग स्पोर बना देगा। उन स्पोर्स को कहते हैं सूडोपोडियोस्पोर्स, ठीक है। और ये जो फटना होता है, जिससे फट करके अंदर के अंदर जो स्पोर रखे हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों तक पहुंच जाएंगे, उस प्रोसेस को कहते हैं हम स्पोरुलेशन। अगला है कि कई केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर में 2 पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते। भाई रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है? रिप्रोडक्शन 2 तरीके से हो सकता है कि भैया या तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो या 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो।
तो यहाँ बोल रहा है कि भैया यहाँ पर जो है वो 2 पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, मतलब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। एक पेरेंट इन्वॉल्व है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर हाइड्रा का एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या है हाइड्रा का एग्जाम्पल? कि भैया वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और उसका हर एक टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बना लेता है। यहाँ पर पूरा का पूरा ये वाला जो पैराग्राफ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भैया हम बाहर से वाटर हाइसिंथ को ले तो आए दूसरे देश से, लेकिन वो इन्वेजिव स्पीशीज़ बन गया। कैसे? हमने उसके अच्छे रंग की वजह से हमने उसको ले तो लिया, लेकिन वो थोड़े दिनों के बाद में वीड बन गया, पागलों की तरह। वीड बनने का मतलब है कि भैया चाह नहीं रहे हैं आपके वो ग्रो हो, लेकिन वो पागलों की तरह ग्रो हुए चले जा रहा है। अब जब पागलों की तरह ग्रो हुए चले जाएगा पानी के अंदर में, तो क्या करेगा? पानी से क्या खींच लेगा? ऑक्सीजन खींच लेगा, उसकी वजह से मछलियाँ जो है वो मरती चली जाएंगी। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर सारा का सारा। ये रहा कि भैया टेरर ऑफ बंगाल के नाम से फेमस है, वाटर हाइसिंथ है, बहुत ज़्यादा इन्वेजिव वीड है, घुस घुस के जो भी खड़ा पानी होता है वहाँ पे पागलों की तरह डिवाइड करने लगती है, पानी का सारा ऑक्सीजन खींच लेती है, जिसकी वजह से मछलियाँ जो है वो मरने लग जाती हैं। हम इसको जो लेकर के आए थे उसकी बढ़िया लीफ की शेप और बढ़िया फूल की वजह से लेकर के आए थे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अगले पैराग्राफ पे चलते हैं, ये वाले पैराग्राफ की बात करेंगे। ये वाले पैराग्राफ में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो प्लांट के, कि प्लांट आखिर अपने आप को एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि भैया देखो ऐसा है कि आपने जो आलू है, आलू के ऊपर ऐसे आइज़ देखी होंगी ऐसे, है ना, वो नोड होते हैं असल में, है ना, और उसकी वजह से प्लांट जो आलू है वो ग्रो कर पाता है। देखो दोस्त, प्लांट का कोई भी हिस्सा नया प्लांट बनाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो प्लांट का हिस्सा टूट के गिरा है ना, उसके अंदर में स्टेम सेल है कि नहीं है। तो अगर आलू है तो आलू के पास नोड है, उसके अंदर में स्टेम सेल है। अगर बनाना है उसके पास राइजोम है, उसके अंदर में स्टेम सेल है। तो एनसीईआरटी स्टेम सेल वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं जाती है, एक कदम पहले ही रुक जाती है, बोलती है कि देखो दोस्त ऐसा है कि जो ओरिजिन का साइट है वो नोड है। नोड लेकिन देखो ऐसा है कि किस में होता है नोड? तो केवल स्टेम में होता है, पत्ती में नोड नहीं होता है, रूट में नोड नहीं होता है। लेकिन रूट से भी नया पौधा बनता है और पत्ती से भी नया पौधा बनता है। ये दिखाया ना कि एडवेंटिशियस बड आ जाते हैं, नॉचेस आ जाते हैं। ब्रायोफाइलम जो पत्ती है इस तरीके से पत्ती होती है, उसके यहाँ पर इस तरीके से किनारे पर नए पौधे इस तरीके से लग जाते हैं। अब लेकिन एक चीज़ जो है वो जो सब में कॉमन है वो है स्टेम सेल। तो प्लांट का अगर कोई ऐसा हिस्सा टूट के गिर जाए जिसमें स्टेम सेल हो और उसको मिट्टी मिले, नमी मिले, तो इस बात की संभावना रहती है कि वो दोबारा से पूरा का पूरा प्लांट बना लेगा। अगला पैराग्राफ, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भैया देखो ऐसा है कि कुछ एल्गे, कुछ फंजाई, प्लांट तक में जैसे ही एडवर्स्ड कंडीशन आती हैं, ख़राब हालात होते हैं, तुरंत जो पौधा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट कर जाता है। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? वो ये है कि जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसकी वजह से वेरिएशन आएगा तो अलग अलग तरीके के पौधे होंगे। और जो भी एडवर्स्ड कंडीशन है, चाहे वो वायरस का अटैक हो, बैक्टीरिया का अटैक हो, पानी का कम होना हो कि पानी कम है, तो वेरिएशन की वजह से कुछ ऐसे पौधे बच जाएंगे जिनमें ऐसी म्यूटेशन हो गई है या ऐसा वेरिएशन आ गया है जिसकी वजह से वो कम पानी में जी पा रहे हैं, या वायरस से अपने आप को बचा पा रहे हैं, या बैक्टीरिया से अपने आप को बचा पा रहे हैं। तो ये एक लॉजिकल तरीका नज़र आता है प्लांट का या फंगस का या बाकी ऑर्गेनिज्म का कि जैसे ही एडवर्स्ड कंडीशन आए तुरंत आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएं। अगला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपकी एनसीईआरटी ने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, लेकिन आइडिया क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में आपका मेल है, फीमेल है, मतलब 2 लोग मिलेंगे और 2 लोग मिलकर के क्या बनाएंगे? गैमीट। और गैमीट जो है, मेल का गैमीट और फीमेल का गैमीट, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सिनगैमी हो जाएगा और मिलकर के क्या बना लेंगे? जाइगोट बना लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक खास बात है कि उसके अंदर में जो बच्चे होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि आधा जेनेटिक मटेरियल, भाई मैं जो स्पर्म बनाऊंगा उसके अंदर में आधा होगा जेनेटिक मटेरियल मेरी माँ का और आधा जेनेटिक मटेरियल मेरे पिताजी का, तो दोनों का मिला करके आपका कुछ बनेगा और वो अगली जनरेशन में जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज सेम इन ऑल। एनसीईआरटी इस वाले लाइन में लिखते हैं कि देखो ऐसा है कि चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 100 तरह का मिल जाएगा अलग अलग स्पीशीज़ में, लेकिन ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ये सब में ऑलमोस्ट सेम है कि भैया 2 पेरेंट होंगे, गैमेट बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, नया बच्चा बनेगा। ये लगभग हर स्पीशीज़ के अंदर में सेम है, आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा समानता है।
फिर एनसीईआरटी इस वाले पैराग्राफ में बताती है कि भैया कुछ होते हैं सीजनल ब्रीडर, कुछ होते हैं कॉन्टिन्यूस ब्रीडर। हम लोग कौन हैं, साल में कभी भी सेक्स करेंगे, कॉन्टिन्यूस ब्रीडर। और जो लोग होते हैं जो साल में कभी कभी सेक्स कर पाते हैं, वो सीजनल ब्रीडर, की सीज़न के अनुसार। क्योंकि देखो अल्टीमेटली हर बंदा लगा है अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को मैक्सिमाइज करने के लिए, कि अपने जीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सके। अगर इंसानों ने घर बना लिया, अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर लिया, बाहर से ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहे, तो हाँ ठीक है, करो जब मर्जी चाहे सेक्स करो। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है भैया, बाहर सर्दी है, इतनी ज़्यादा सर्दी है कि तुम्हें पता चल रहा है कि सर्दी के अंदर में बच्चे ज़्यादातर मर जाते हैं। तो आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करके, जब ऐसा मौसम आएगा जब आपके बच्चे, कुत्ते के बच्चे, जब ज़्यादा इस बात की संभावना रहेगी कि वो ज़िंदा बचें, तो उनमें सीजनल ब्रीडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। आपने सुना होगा कि आजकल कुत्ते बड़ा रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब मौसम वाले तरीके से। एनसीईआरटी कहती है कि भाई ऐसा है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा होता है, उसकी एक उम्र होती है जब वो क्या नहीं करेगा, तब वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, वेजिटेटिव फेज़ या जुवेनाइल फेज़। फिर आपका रिप्रोडक्शन करेगा, फिर उसका पोस्ट वाला पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ एनसीईआरटी कह रही है कि द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस ओल्ड एज। कि भाई जब आप रिप्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं, तब उसके बाद जो स्थिति शुरू होती है उसको सेनेसेंस कहते हैं। जुवेनाइल, रिप्रोडक्शन, फिर सेनेसेंस, ये 3 पार्ट हैं। और ये तीनों पार्ट में एक पार्ट से दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट से तीसरा पार्ट जो कूद पाते हैं हम, वो हार्मोन्स की वजह से कूद पाते हैं, ये बोल रहा है। हाँ जी, अब अगला पैराग्राफ, इसमें इसने क्या कर दिया है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसकी इवेंट बता दिए। बोले देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो चीज़ डिफाइन करती है वो है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन से पहले का कुछ काम होगा, फर्टिलाइजेशन से बाद का कुछ काम होगा। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, गैमीट, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट होंगे उसमें गैमीट बनाओ और गैमीट को एक दूसरे के पास पहुँचाओ। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट। फिर जाइगोट का क्या बनेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इस वाले पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है, उसको हमने फ्लो चार्ट की मदद से समझ लिया इस वाले पैराग्राफ की बात। तो वही लिखा हुआ है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट। आगे चलते हैं तो सबसे पहले ये हमें पढ़ाएगा प्री फर्टिलाइजेशन वाला टाइम पॉइंट, वो देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि देखो भाई ऐसा है कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या चीज़ चाहिए, गैमीट बनाना जरूरी है, गैमीट को एक दूसरे के पास भेजना जरूरी है। तो गैमीट बनाने को क्या बोल देंगे, गैमीट को बनाना, गैमीटोजेनेसिस, खत्म। और फिर उस गैमीट को बना करके अपने पास तो रखेंगे नहीं, भाई एक दूसरे के पास पहुंचाइए तो गैमीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा। गैमीटोजेनेसिस के अंदर में गैमीट हैप्लॉइड होते हैं। देखिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, लेकिन वो जब गैमीट बनाएगा तो वो हैप्लॉइड ही होंगे। अगर बंदा खुद हैप्लॉइड है तो माइटोसिस के ज़रिए गैमीट बना देगा, बंदा खुद डिप्लॉइड है तो मियोसिस के ज़रिए गैमीट बना देगा। कितना अंतर रहेगा दोनों के अंदर में। गैमीट जो हैं दिखने में आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, दिखने में अलग अलग भी हो सकते हैं। और एक जो दिखने में आइडेंटिकल होते हैं आइसोगैमस, जो दिखने में अलग अलग होते हैं अनाइसोगैमस। और एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जिसके अंदर में मेल वाला बड़ा छोटा सा होता है और बहुत अच्छा मोटाइल होता है, फीमेल वाला बहुत बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, तो इसको ऊगैमस बोल देते हैं। तो ये शब्द भी याद रखने हैं आपको। बाकी फिर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको देख लीजिएगा। और हम चलते हैं एनसीईआरटी की लाइनों की तरफ। आइए ज़रा इस पे आ जाइए। यहाँ पर वो आपको भाई गैमीट बन गए हैं आपके, गैमीट को ट्रांसफ़र करने की विधि बताएगा यहाँ पर इतने पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। बोला देखो ये ऐसा है, जो प्लांट में सीड बनता है वो लोग अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल में तो पॉलन ग्रेन बना लेते हैं, और जो फीमेल है उसके अंदर में एग होता है। तो मेल वाला पॉलन ग्रेन हो गया और फीमेल वाले के अंदर में फीमेल वाले में फूल के अंदर में ओवरी के अंदर में ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर बैठा है एग। ये पता होना चाहिए, 8वीं क्लास में पढ़ लेते हैं आप। अब क्या है कि बाइसेक्सुअल और सेल्फिंग की भाई वो पौधे जैसे मटर का पौधा होता है, उसके फूल के अंदर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं। तो क्या हुआ कि मतलब कि एंथर और स्टिग्मा जो है एक दूसरे के पास पड़े होते हैं, तो बस एंथर से पॉलन ग्रेन छिड़क करके स्टिग्मा के ऊपर गिर जाता है। तो इसको आप क्या बोल देते हैं, आप जो है पॉलिनेशन हो गया, क्लिस्टोगैमस फ्लावर है। सब ये सिर्फ जानकारी आएगी, फिलहाल जितना लिखा है उतना फटाफट से निपटाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक फूल इधर है दूसरा फूल कहीं और है, ऐसे फूल को डायशियस प्लांट कहते हैं। कि ऐसे पेड़ को डायशियस प्लांट कह देते हैं जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होता है।
अब इसके अंदर में पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक नया शब्द आया है पॉलिनेशन, कि आप जब मेल वाले एंथर से जो है पॉलन ग्रेन उड़ा करके या पानी के ज़रिए या कैसे भी करके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जब आप पहुंचाएंगे, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? ओवरी। ओवरी के ऊपर क्या है? स्टाइल। स्टाइल के ऊपर क्या है? स्टिग्मा। तो आप जब स्टिग्मा पे पहुंचाएंगे और वहाँ पर स्टिग्मा पे बैठ जाएगा पॉलन ग्रेन जा करके, और पॉलन ग्रेन वहाँ पे जर्मिनेट करेगा, अंदर की तरफ घुसेगा और पॉलन ट्यूब बनेगी। पॉलन ट्यूब अंदर की तरफ जाएगी और वो एग के पास जाकर के जो गैमीट है वो जाकर रिलीज़ कर दिया जाएगा। फिर आपका क्या हो गया भाई? गैमीट का ट्रांसफ़र हो गया, ख़त्म बात। अब आप फर्टिलाइजेशन, अगला इवेंट क्या है? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो मेल और फीमेल एक दूसरे के आसपास आ गए हैं। अब एक दूसरे के आसपास आ गए हैं अगर गैमीट, तो क्या होगा? या तो सिनगैमी बोल दो या तो फिर फर्टिलाइजेशन बोल दो। सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन की वजह से जो चीज़ बनेगी, क्योंकि जो गैमीट हैं वो दोनों के दोनों क्या है? हैप्लॉइड है। तो जब दो हैप्लॉइड चीज़ मिलेंगी तो एक डिप्लॉइड चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी? तो वही है, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया आपका। आगे बताने की कोशिश कर रहा, देखो ऐसा है कि फर्टिलाइजेशन तक की जो बात है वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें जो फीमेल हैं वो जब एग बनाती हैं तो उस एग को स्पर्म की ज़रूरत पड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कुछ रोटिफर्स में, कुछ हनी बी में, कुछ छिपकलियों में, कुछ बर्ड्स में ऐसा देखने के लिए हमें मिलता है कि भैया आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि फीमेल ने जो अपना एग है उससे नया ऑर्गेनिज्म बना दिया है, और जिस विदाउट फर्टिलाइजेशन, जुरासिक पार्क उसमें उन लोगों ने वो बनाया, फीमेल बनाई, लेकिन उनको लगा कि नहीं आगे बच्चे पैदा होने के लिए मेल चाहिए, लेकिन वो तो उसने तो पार्थेनोजेनेसिस से बना दिए नए डायनासोर। तो इसको पार्थेनोजेनेसिस बोल देते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। अगला आपको बताने की कोशिश कर रहा है, नया कॉन्सेप्ट है कि भैया फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है। भाई दो तरीके से हो सकता है, या तो मेल और फीमेल दोनों के दोनों गैमीट बाहर फेंक दें और जहाँ बाहर फेंका गया है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। तो मछली हो गई, एम्फीबियन हो गए, जिन लोगों को पानी में रिप्रोडक्शन करना पड़ता है वो अपने मेल और फीमेल गैमेट दोनों पानी में छोड़ देते हैं सेम टाइम पर। ये सिंक्रोनस या सिंक्रोनी, ये शब्द आपने सुना होगा कि भाई आपका कोरियोग्राफी में सिंक्रोनाइजेशन बहुत बढ़िया था। अरे क्या है वो सिंक्रोनाइजेशन? क्या है कि दोनों सी चीज़ें बिल्कुल सेम समय पे चल रही हैं। तो मेल और फीमेल का जो गैमेट है अगर एक साथ छोड़ा जाएगा तो उससे क्या होगा? तो एक साथ छोड़ा जाएगा तो उसकी वजह से इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि दोनों के दोनों फर्टिलाइज हों आपस के अंदर में। ठीक है, अच्छा जी, दिस हैपन्स टू डिसएडवांटेज। हाँ, लेकिन अब क्या है, क्योंकि चीज़ें बाहर की तरफ हो रही हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो बाहर प्रेडेटर भी घूम रहे होंगे। मेल और फीमेल गैमेट आपस में टकराएं कि ना टकराएं, सब प्रोबेबिलिटी का महमाया है। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैमेट्स बनाने पड़ेंगे, तो आपका थोड़ा सा डिसएडवांटेज जो है वो इस तरीके से आपको पड़ सकती है। अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट में, इस वाले पैराग्राफ में वो आपसे डिस्कशन करना चाह रहा है ओवी पैरस और वीवी पैरस को लेकर के। पूछ रहा है कि भैया जो फर्टिलाइजेशन भी हो गया, कहीं भी हो गया, अब वो जो है फर्टिलाइजेशन जो होने के बाद जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो शरीर के, फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है या फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है? हमारे अंदर तो, ह्यूमंस के अंदर में तो फीमेल की बॉडी के अंदर में होता है। हम हैं वाइविपेरस, तो हम हैं ज़्यादातर मैमल। तो हमारे अंदर जो जाइगोट है वो डेवलप करता है नए बच्चे के अंदर में, शरीर के अंदर में ही करता है, और जो फीमेल है फिर उसको 9 महीने बाद डिलीवर कर देती है। और इसकी वजह से जो सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो वाइविपेरस के अंदर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत जो ओवी पैरस होता है उसके अंदर में जो जाइगोट है वो पेरेंट की बॉडी के बाहर होता है, मतलब जाइगोट जो है पेरेंट की बॉडी के बाहर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पर क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि एनिमल, रेप्टाइल्स हैं जो भी अंडे देते हैं, वही फर्टिलाइज्ड जो एग है उसको बाहर निकाल दिया आपने, उसके बाहर एक कवरिंग होगी, कैल्केरियस शेल होगा कैल्शियम का, और वो आप इंक्यूबेशन, मुर्गी का अंडा, उस पर इंक्यूबेशन दिया जाएगा। शरीर के बाहर चूजे की डेवलपमेंट चल रही है और एक वक्त के बाद वो हैच करके अंडा बाहर आ जाएगा। तो ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने एनिमल्स की बात कर ली थी, अब नीचे वाले पैराग्राफ में थोड़ी सी प्लांट की बात कर लेते हैं कि भैया ऐसा है कि जाइगोट का जो फॉर्मेशन है वो ओव्यूल के अंदर में होता है, सब लोग जानते हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं।
अब जो सेपल, पेटल, स्टेमन, ये सारी चीज़ें फूल के जो बाकी अंग हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे थे, अब वो सारे के सारे झड़ जाएंगे, ज़मीन पे गिर जाएंगे। और जो जाइगोट है वो आपका डेवलप किस में हो जाएगा? जाइगोट जो है एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो जाएगा, ओवरी जो है उसकी जो फ्रूट बनाएगी। ये बहुत ज़रूरी है, सब एक एक लाइन से ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में, CUET में, नीट में। अब बोल रहा है कि जो फल है जो उसकी एक कवरिंग रहती है, मतलब फल क्या है कि जो सीड है, सीड के बाहर एक कवरिंग होगी, उस कवरिंग का नाम है पेरिकार्प। अब पेरिकार्प की भी अलग अलग, मीजोकार्प, एंडोकार्प, एपिकार्प, वो हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में। अभी आप बस इतना समझिए कि ओवरी जो है वो बदल जाती है फ्रूट के अंदर में, और फ्रूट की जो वॉल होती है उसको कह देते हैं हम पेरिकार्प। ठीक है भाई, तो बस इतना सा है। तो इसमें दिया हुआ, दिखाया हुआ है कि भैया आपका किस किस तरीके से सीड नज़र आ सकता है। आपको ये सीड नज़र आ रहा है, ये बाहर पेरिकार्प नज़र आ रहा है, सीड ये रहा, पेरिकार्प ये रहा, सीड ये रहे, पेरिकार्प ये रहा। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। अब आइए एक बार ज़रा नज़र मार लेते हैं इस चैप्टर के जितने भी डायग्राम हैं उन पर। तो भाई ये वाले पन्ने पर आपके क्या दिए हुए हैं? ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है और दिखाया हुआ है कि देखो किस तरीके से जो कौवा है और जो पैरट है दोनों का साइज़ सेम है, फिर भी उनके जो जीवन काल है उसमें बड़ा ही अंतर मिल सकता है। और बस यहाँ से ढूंढिए एक्टिविटी की तर्ज पे आपको लगाने के लिए बोल रहा है, जैसे कुत्ता 12 साल जी जाएगा, इस तरीके से आप ढूंढिए, इनको लगाइए, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर में। अब ये देख लेते हैं ज़रा, पहला वाला जो हमें दिखा रहा है वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहा है। सारे के सारे चारों के चारों जो एग्जाम्पल हैं वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं। डन। पहला वाला ये किस बात की बात कर रहा है? जूस्पोर की बात कर रहा है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर में। ये रहा कि भाई जूस्पोर, मोटाइल वाले जूस्पोर है, एसेक्सुअल है। अब ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। कम समय के अंदर में बाइनरी फिजन ना करके मल्टीपल फिजन करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब नंबर ऑफ कम टाइम में ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाएं, इस बात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो आपका अगला है बी है कोनिडिया इन पेनिसिलियम। पेनिसिलियम आपका एक फंगस है। ये फंगस ने दो स्ट्रैटेजी को अपने अंदर इनकैप्सुलेट किया और काम चला रहा है। इसके अंदर में आप देखेंगे तो वो बडिंग वाला कॉन्सेप्ट भी है जो यीस्ट के अंदर में होता है, और इसके अंदर में मल्टीपल वाला भी है कि भैया एक से ज़्यादा आपने बड बना लिया। तो दो चीज़ों को पकड़ के इसने एक नई स्ट्रैटेजी बना दी है और वहाँ पर ये काम कर रहा है। ये आपका नॉर्मल हाइड्रा वाला है जिसके अंदर में बर्ड बन जाता है, और बर्ड तब तक शरीर पर रहता है जब तक खुद जिंदा रहने के काबिल ना हो जाए। अल्टीमेटली यू आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपका जो सर्वाइवल का जो फिटनेस है वो मैक्सिमम हो जाए। अगला है जो जेम्यूल्स बन रहे हैं, छोटे छोटे स्पोर की तरह एक होते हैं आपके स्पंजिस के अंदर में बन जाते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही तरीका है। यहाँ हमने बात की थी कि जिसके अंदर में हमने आइसोगैमीट्स मतलब कि क्लाइडोफोरा का एग्जाम्पल है, जिसमें दोनों अगर बिल्कुल आइडेंटिकल दिख रहे हैं तो आइसोगैमीट, और अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं तो हेट्रो मतलब आपका एनाइसोगैमस बोल देते हैं या हेट्रोगैमस बोल देते हैं। उसके अंदर में एक और बड़ा स्पेसिफिक टाइप है जिसको ऊगैमस बोल देते हैं, जिसमें फीमेल वाला जो है बड़ा होता है, न्यूट्रिशन उसके अंदर में बहुत ज़्यादा रखा होता है, और वो चलता फिरता नहीं है। चलता फिरता है, हमारे शरीर में भी चलता फिरता है, लेकिन वो खुद से नहीं चलता फिरता है। हमारे फीमेल्स के अंदर में जो सीलिया होता है वो उसको विस्क करते हुए आगे की तरफ धकेलता है। और स्पर्म तो हम जानते हैं कि मोटाइल है, बढ़िया स्पीड से भागता है। आइए अगले पे चलते हैं। ये वाला जो पेज है इस पे जो आपको डायग्राम दिए गए हैं वो बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई बाइसेक्सुअल एनिमल कौन है और यूनिसेक्सुअल एनिमल कौन है। तो यहाँ सबसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है अर्थवर्म का। अर्थवर्म के अंदर में यहाँ एक इसके क्लाइटेलम होता है। क्लाइटेलम वो हिस्सा है जहाँ पर जिसके अंदर में सारा का सारा रिप्रोडक्शन का ओवरी टेस्टिस ये पड़ा हुआ है। अब देखिए कि यहाँ ओवरी भी है और टेस्टिस भी है, मेल भी है फीमेल भी है। अब ऐसा नहीं है कि ये अपने आप से रिप्रोडक्शन कर लेगा पी प्लांट की तरह। हाँ, इसको चाहिए तो दूसरा अर्थवर्म साइड में है, लेकिन दोनों लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को पोक करते हैं और लड़के देखते हैं कि कौन मेल बनेगा कौन फीमेल बनेगा। तो एक मेल बन जाता है एक फीमेल बन जाता है। हो सकता है अगली बार जब ये रिप्रोडक्शन करने जाए हो सकता है अगली बार ये फीमेल का रोल अदा करे। अब उसी तरीके से यहाँ देखिए कॉकरोच दिखा हुआ है कि एक तरीके के कॉकरोच हैं जिनमें टेस्टिस वगैरह मिलेगा और एक तरीके के कॉकरोच हैं जिसमें ओवरी वगैरह मिलेगा।
तो बस ये आपका यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा जो कॉकरोच है। अगर बात करें किसकी, प्लांट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है। सी वाले का देखते हैं कि भैया मोनेशियस है। मोनेशियस का मतलब ही होता है कि एक ही प्लांट पे दोनों चीज़ें हों। देखें ज़रा, एंथ्रीडियम भी है मतलब मेल वाला पार्ट भी है, और उगोनियम भी है फीमेल वाला पार्ट भी है। तो ये आपका मोनेशियस प्लांट का एग्जाम्पल हो जाएगा। और एनिमल्स के अंदर में उसको ज़्यादातर हम बाइसेक्सुअल कह देते हैं, और प्लांट में जो शब्द का ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं वो मोनेशियस और डायोशियस का है। तो यहाँ देखिए, यहाँ डायोशियस का एग्जांपल है मार्केंशिया का, जिसके अंदर में मेल वाला एंथ्रेडियोफोर दिया हुआ है और फीमेल वाला आर्केगोनियोफोर दिया हुआ है। तो बस इतना ही है। तो दोस्त, मेक श्योर कि आज इसका जो अगर आज ये चैप्टर रिलीज़ हुआ है तो आज ही इसके जो MCQs हैं वो भी रिलीज़ हो जाएंगे। जाइए लगाइए, और अगर डिटेल लेक्चर चाहिए तो वो भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। पॉइंट है कॉन्टीन्यूटी बनाने का, तो यहाँ पर रोज़ाना हम मिला करेंगे इस तरीके से। जो भी डाउट हों उनको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि जो भी डाउट होंगे मैं उनको आंसर कर दूंगा वीडियो की फॉर्म में ही, या तो अगली वीडियो के अंदर में देख लेंगे। हम एक प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर लेंगे। बस रेगुलरिटी बनाइए, कोशिश कीजिए कि हर 22 दिनों के अंदर में आपका जो सिलेबस है वो एक बार ख़त्म हो पाए। तो मेक श्योर कि आप इसके MCQs ज़रा लगा लीजिएगा, ताकि आपको MCQs के ज़रिए एग्ज़ाम्पल याद करने में काफ़ी आसानी रहती है। तो आप अगर बहुत बार MCQs लगाएंगे तो आपको इस चैप्टर के जो एग्ज़ाम्पल हैं वो भी सारे के सारे याद हो जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चूँकि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो जो MCQ बने हुए हैं वो चैप्टर नंबर 1 और 2 के मिला करके बने हुए हैं। तो लेकिन हाँ, NCERT की एक लाइन उसमें कवर मिल जाएगी आपको। तो बस जाइए MCQs लगाइए, डाउट को कमेंट में लिखिए, कुछ सजेशन हो कमेंट में लिखिए।